Assalamu alaikum student, how are you? I hope you are all fine. तो टुडे आवर टॉपिक इज़ बोहर अटॉमिक मॉडल यानी बोहर अटॉमिक मॉडल को आज हम डिस्कस करने लगे हैं। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने रदरफोर्ड अटॉमिक मॉडल को डिस्कस किया था। तो आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करने लगे हैं उसका नाम है बोहर अटॉमिक मॉडल। अब बेसिकली जो रदरफोर्ड थे उन्होंने अपना अटॉमिक मॉडल पेश किया था, तो उसके अंदर कुछ डिफेक्ट्स, कुछ नकाइस थे, यानी कुछ कमियां रह गई थी। तो उसको पूरा करने के लिए उस पर काम किया कि इन्होंने बोहर साइंटिस्ट हैं, इनका जो पूरा नाम है वो तकरीबन नील्स बोहर, इसका पूरा जो नेम है वो नील्स बोहर है। तो उन्होंने इस पर काम किया। तो अब बेसिकली बोहर ने ये जो काम है तकरीबन 1912 के अंदर शुरू किया और 1913 के अंदर इन्होंने बोहर अटॉमिक मॉडल को पेश किया। अब इस बोहर अटॉमिक मॉडल की जो बेसिक चीज़ थी वो क्या थी? प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, यानी इस थ्योरी को उन्होंने अपनी बुनियाद बनाया। तो बेसिकली ये प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी क्या है? इसको मैक्स प्लैंक्स एक साइंटिस्ट हैं, उन्होंने इन्हें पेश किया। अब इस थ्योरी को के अंदर क्या चीज़ें बताई गई आप पूछोगे, तो बुक्स के अंदर तो नहीं लिखी हुई, लेकिन मैं बता देता हूँ प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी क्या थी बेसिकली। अब जो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी है वो उसमें ये कहते हैं कि मैक्स प्लैंक्स कि जो कोई भी एनर्जी कोई भी लाइट है, तो लाइट की जो एनर्जी है वो डिपेंडेंट है किस पे? लाइट की फ्रिक्वेंसी पे। यानी इस बात को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करें कि जो अगर लाइट है, लाइट की जो एनर्जी है वो डिपेंड करती है लाइट की फ्रिक्वेंसी पे। यानी जितनी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होगी उतनी ही उस लाइट की एनर्जी भी ज़्यादा होगी। यानी लाइट की अगर फ्रिक्वेंसी ज़्यादा हो रही है, मैक्सिमम हो रही है, तो उस लाइट की जो एनर्जी है वो भी क्या होगी? मैक्सिमम होगी। तो ये बेसिकली क्या थी? प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। अब हम टॉपिक पे आते हैं। बोहर एटॉमिक मॉडल ने जो बेस बनाया वो किसको बनाया? प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी को। अब इस थ्योरी के अंदर उसने कुछ चीज़ें पेश की, यानी उस थ्योरी का जो मेन पर्पस था, जो मेन मकसद था वो क्या था? यानी जो बोहर थे उन्होंने एक बात की, इस बात को थोड़ा सा आप अंडरस्टैंड करेंगे कि जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, यानी मैंने यहाँ पर थोड़ा सा मेंशन भी कर दिया कि अगर किसी एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ऑर्बिट्स के अंदर रिवॉल्व करते हैं, यानी अगर आपके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कहाँ पे रिवॉल्व करेंगे? इलेक्ट्रॉन्स के अंदर। अब देखिए इस बात को समझने की कोशिश करें, यानी आपके पास जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियस के अंदर होती हैं, और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कहाँ रिवॉल्व करते हैं बच्चों? जो न्यूक्लियस का जो ऑर्बिट्स है, यानी न्यूक्लियस के जो बाहर ऑर्बिट्स हैं उसके अंदर वो रिवॉल्व करते हैं। तो अब जो बोहर अटॉमिक मॉडल बोहर था, इन्होंने क्या कहा कि इन्होंने कहा कि जो एटम्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं वो ऐसे ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व करते हैं जिनकी एनर्जी क्या होती है? क्वांटाइज्ड, यानी फिक्स होती है। ना उस एनर्जी को कम किया जा सकता है, ना ही ज़्यादा किया जा सकता है। अब इस बात को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करेंगे कि मैं किस बात पे आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए ये आपके पास फॉर एग्जांपल एक एटम है और ये इसका न्यूक्लियस है और ये इसका ऑर्बिट है। अब इस ऑर्बिट के अंदर एक इलेक्ट्रॉन्स है। अब ये रिवॉल्व कर रहा है, यहाँ से ये क्या कर रहा है? इस तरह रिवॉल्व कर रहा है। अब देखिए जो बोहर था उसने ये कहा था कि जो आपके पास एटम है उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं और वो जिस ऑर्बिट के अंदर गर्दिश कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं, तो उसकी एनर्जी जो होती है वो क्या होती है? क्वांटाइज्ड। क्वांटाइज का मतलब क्या होता है? फिक्स, यानी ना कम होती है ना ज़्यादा होती है। यानी जिस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी फिक्स्ड होगी तो वो उस फिक्स्ड ऑर्बिट के अंदर गर्दिश करेगा। अब इस बात को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करें, मैं समझा देता हूँ आपको। आपके पास एक इलेक्ट्रॉन है, उसकी मैं सपोज करता हूँ उसकी जो एनर्जी है वो 10 जूल है, ठीक है। अब जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है वो 10 जूल है। तो अब ये 10 जूल वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये 10 जूल वाले ऑर्बिट्स के अंदर ही गर्दिश करेगा। ऐसा नहीं है कि वो एक और ऑर्बिट है जिसकी जो एनर्जी है वो तकरीबन 15 जूल है, तो वो 15 वाले जूल वाले एनर्जी के अंदर ऑर्बिट्स के अंदर नहीं जाएगा, बल्कि वो किस ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व करेगा बच्चों?
10 जूल के अंदर। यानी पहला पॉइंट इस आप थोड़ा सा अंडरस्टैंड करेंगे तो आपको इस बोहर की समझ आएगी। जो इलेक्ट्रॉन की जितनी एनर्जी होगी वो उतनी एनर्जी वाले ऑर्बिट्स के अंदर ही रिवॉल्व करेगा। ये बोहर की जो मेन वजह थी। और उसके बाद उसने एक और बात भी की कि अब जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हमेशा क्या करते हैं, एनर्जी को इमिट भी करते हैं और एब्जॉर्ब भी करते हैं, लेकिन उसने उसके लिए कुछ कंडीशन बताई। अब मैं समझाऊंगा आपको कैसे। वहीं आपके पास कोई भी एटम है, किसका, हाइड्रोजन, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है हाइड्रोजन का एक एटम है और उसके बाहर एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, गर्दिश कर रहा है। अब जब तक वो उस ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व करता रहेगा, ना वो एनर्जी को इमिट करेगा ना ऑब्जॉर्व करेगा। आप इस बात को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करें। मैंने अब देखें यहाँ पे मैंने आपको बना के थोड़ा सा दिखाता हूँ। ये आपके पास एटम है, इसके अंदर ये एक इलेक्ट्रॉन है, ये इसके गिर्द रिवॉल्व कर रहा है। अब ये रिवॉल्व करता रहेगा। जब ये रिवॉल्व इस ऑर्बिट के अंदर कर रहा है और ना ही ये एनर्जी को इमिट करेगा, यानी ना खारिज करेगा और ना ही एब्जॉर्ब करेगा, जब तक वो उस ऑर्बिट के अंदर मौजूद है। समझ लगी बच्चों? ठीक है, ये उसका हो गया सेकंड पॉइंट। अब हम चलते हैं थर्ड पॉइंट पे। अब अक्सर क्या होता है कि जो आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं, अब वो इमिट्स या अब्जॉर्ब एनर्जी को कब करेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं समझाता हूँ आपको। मैंने यहाँ पे एक डायग्राम भी बना के थोड़ा सा मेंशन की है कि अगर कोई भी एटम है उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रिवॉल्व कर रहे हैं, यानी गर्दिश कर रहे हैं। अब देखिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा और बना के वाज़े कर बताता हूँ आपको। देखिए आपके पास ये एक एटम है, ये इसका न्यूक्लियस है, ये इसकी देख इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं। अब देखिए अगर इलेक्ट्रॉन एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा तो वो इस ऑर्बिट से लो ऑर्बिट से हाई ऑर्बिट की तरफ जाएगा। यानी अगर वो लाइट को या एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है इलेक्ट्रॉन, तो वो ऊपर से क्या करेगा, छोटे ऑर्बिट से क्या करेगा, बड़े ऑर्बिट की तरफ, स्मॉल जो ऑर्बिट है लो ऑर्बिट से हाई ऑर्बिट की तरफ जाएगा। अगर जो इलेक्ट्रॉन है वो लाइट को इमिट करता है, खारिज करता है, तो वो लो ऑर्बिट से हाई ऑर्बिट से लो ऑर्बिट की तरफ आएगा। यानी इस बात को थोड़ा सा आप अंडरस्टैंड करेंगे कि अगर आपका जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, अगर वो लाइट को एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है तो वो लो ऑर्बिट से हाई ऑर्बिट की तरफ जाएगा। अगर वो एनर्जी को रिलीज़ करता है, इमिट करता है, तो वो हाई ऑर्बिट से लो ऑर्बिट की तरफ आएगा। यानी ये मेन चीज़ उसने बताई। इसके बाद अब देखें जब कोई भी इलेक्ट्रॉन या कोई भी इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व कर रहा है, जो एनर्जी को जब इमिट करता है या अब्जॉर्ब करता है, तो उसकी एनर्जी के अंदर क्या आती है, चेंजेस। डेल ई इज़ इक्वल टू E2 माइनस E1। यानी जो उसकी पहले वाली एनर्जी थी उसको हम माइनस करते हैं दूसरी एनर्जी से। तो इस तरह हम किसी भी एनर्जी को चेंजेस भी उसके अंदर जो चेंजेस आई हैं एनर्जी की, उसको भी हम देख सकते हैं। अब इसमें होता क्या है बच्चों कि आपके पास कोई भी चीज़ है, फॉर एग्जांपल देखें, अब यहाँ पे उसने थोड़ा सा मेंशन भी कर दिया है कि अगर आपके पास जो एनर्जी है वो चेंजेस हो रही है, तो उसकी जो एनर्जी है, जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है, वो भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। अब इसके बाद लास्ट जो इसने बात की कि उसने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं ऑर्बिट के अंदर, उनका एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, सेम होता है। यानी एक जैसा उनका ऑर्बिट जो एंगुलर मोमेंटम है वो सेम होगा या फिक्स होगा। अब आप पूछेंगे कि एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, तो बेसिकली मोमेंटम को हम पी से रिप्रेजेंट करते हैं। पी से पी इज इक्वल टू होता है mv। यानी अगर कोई आपके पास ऑब्जेक्ट है, कोई भी बॉडी है, उसका अगर मास भी हो और वेलोसिटी भी हो, तो उसे हम कहते हैं बच्चों मोमेंटम। तो इसने जो बोहर था, इन्होंने ये कहा कि इलेक्ट्रॉन्स जब रिवॉल्व कर रहे होते हैं तो उनका एक एंगुलर मोमेंटम होता है। अब आप पूछोगे कि एंगुलर मोमेंटम किस लिहाज से होगा, क्योंकि वो कहता है उसकी वेलोसिटी भी होगी और उसका मास भी होगा जो इलेक्ट्रॉन गर्दिश कर रहा है। तो इस तरह इसने ये कहा कि इसकी
इसका एंगुलर मोमेंटम होता है। अब एंगुलर मोमेंटम उसने रिप्रेजेंटेशन की है यहाँ से n इज इक्वल टू h/2 पाई। अब देखिए n यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ ऑर्बिट्स, यानी किस ऑर्बिट्स के अंदर वो रिवॉल्व कर रहा है। h क्या है बच्चों, कोफिशिएंट है, यानी प्लैंक्स कोफिशिएंट के तौर पर इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कांस्टेंट के तौर पर। और इसके बाद 2 पाई, पाई की आपको वैल्यू पता है 3.15 होती है, या इसको हम 22/7 भी इसकी वैल्यू उसको हम पुट करते हैं। तो ये थोड़ा सा बच्चों था बोहर एटॉमिक मॉडल के ऊपर। थैंक्स फॉर वाचिंग।